हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ICSC एंड ISC मास्टर चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जैसे कि हमें पता है कि हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके लिए जो सबसे पहले लड़ाई हुई थी आज़ादी की वो 1857 में हुई थी। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो कि क्या क्या कारण थे जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई तक कारण पहुँचा, क्यों आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई हुई। तो पॉलिटिकली क्या क्या कारण थे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन फॉलो किया, मतलब कि अपने लॉ को किस तरह इंडिया में एक्सपैंड किया, हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में सेटअप किया। फिर इन्होंने उसके थ्रू 4 वेज लाए: बाय ऑर्ट्राइट वॉर, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्स मिसरूल। ये 4 वेज थे उनके अपने लॉ को एक्सपैंड करने के लिए। बाय ऑर्ट्राइट वॉर यानी इन्होंने किस तरह वॉर्स के थ्रू इंडिया में कब्जा किया। बैटल ऑफ बुगजार जब इन्होंने लड़ा 1764 में, ब्रिटिशर्स जीते और इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कब्जा कर लिया। फिर एक एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1767 से 1799 तक, जो कि चलती है, उसमें मैसूर कब्जा हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। फिर इसी तरह इन लोग बहुत सारी वॉर्स करते हैं, सब में ब्रिटिशर्स जीतते रहते हैं। इन्होंने इसी तरह नर्मदा रिवर को भी कब्जा किया, आसाम को भी कब्जा किया, अराकान, तेनासरीम, टैगू जो कि म्यांमार में अवेलेबल है, वो भी कब्जा हो जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा पावर थी, उनके पास ज़्यादा आर्म्स थे, इस वजह से वो लोग जीत रहे थे। फिर बाय सब्सिडियरी अलायंस, एक एग्रीमेंट जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के थ्रू लाया जाता है। उस एग्रीमेंट में ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उस एग्रीमेंट को साइन करेगा, उसे ब्रिटिश को अपना सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा। उससे फॉरेन रिलेशन किसी और कंट्री के साथ नहीं रखना पड़ेगा अगर वो लंदन के साथ, इंग्लैंड के साथ अगर वो रख रहा है फॉरेन रिलेशन तो। और वो ब्रिटिश ट्रूप को इंडिया में सेटअप करेगा, ब्रिटिश की ट्रूप्स की कॉस्ट भी उठाएगा। अगर आप लोग एक तरह से देखो तो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस को लॉस्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी एक लॉ अनाउंस करते हैं जिसमें कोई भी किंग, अगर उसका कोई भी इंडियन रूलर, उसका हेयर नहीं है, कोई भी लीगल हेयर नहीं है, उसका बेटा और बेटी नहीं है, तो उसका जो भी किंगडम रहेगा उसकी डेथ के बाद वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। उसके डेथ के बाद वो उसकी जो बिग रूलिंग एरिया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। तो इसका शिकार हुआ सतारा सबसे पहले कब्जा होता है, फिर जैतपुर हो जाता है, संबलपुर हो जाता है, उदयपुर हो जाता है, एंड देन नागपुर भी हो जाता है। इसी में झांसी भी हो गया। आपने सुना होगा झांसी की रानी, जिनका एक अडॉप्टेड सन थे आनंद राव। इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इनके कोई भी लीगल हेयर और नहीं था, यानी सन और डॉटर नहीं था, तो इनके एक अडॉप्टेड सन थे आनंद राव। लेकिन ये चाहते थे कि आनंद राव संभालेंगे पूरा आगे झांसी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं इनके पास और इनसे कहते हैं कि हमें झांसी चाहिए, आप छोड़ दीजिए झांसी को, इन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आपके साथ लड़ेंगे, मैं आपके साथ लड़ूंगी, लेकिन झांसी ऐसे नहीं दूंगी। इन्होंने लड़ा, ये हार गई, ये अकेली थी, तो जो भी इनका किंगडम था झांसी था, वो चला गया ब्रिटिशर्स के अंडर में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलेक्स मिसरूल। उन्होंने अवध को भी अनाउंस कर लिया था, और अवध पहले नवाब के थ्रू ओन होता था, तो नवाब की आर्मी को सबसे पहले वहाँ डिसबैंड कर दिया गया। उन्होंने फूड हाउस और फेरीज पर बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट किया वहाँ से, दैट्स मीन कि उस पर टैक्स लगा दिया काफ़ी ज़्यादा। ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया, लोगों की ज़मीन को कब्जा कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र की, जो कि मुग़ल रूलर थे, उनको भी हटाने चाहा। तो जो भी उनका पहले बहादुर शाह जफ़र का एक कॉइन जो आता था पहले, उस पर बहादुर शाह जफ़र का नाम मेंट होता था, जो कि कंपनी के द्वारा हटा दिया गया। फिर 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लाया था, एलेक्स मिसरूल भी ही इन्होंने लाया था, और यहाँ पे ये अनाउंस कर रहे हैं कि बहादुर शाह जफ़र के सक्सेसर्स रेड फोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर 1856 में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसमें अवध अनेक्स्ड भी हुआ था, यानी कब्जा हो गया था, और यहाँ पे लॉर्ड कर्निंग ही 1856 में, जो कि आगे जाके एज अ वाइसरॉय अपॉइंट होते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद इनके जो सक्सेसर्स रहेंगे वो इम्पीरियल टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो किंग और क्वीन के नाम से नहीं जाने जाएंगे, वो लोग नॉर्मली प्रिंस और प्रिंसेस के नाम से जाने जाएंगे, जो कि मुस्लिम्स की यूनिटी फीलिंग्स को बहुत ही हर्ट करता है। इसका रिजल्ट ये आता है कि जीनत महल बहादुर शाह जफ़र की जो कि वाइफ थी, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्लॉटिंग करना, प्लान बनाना शुरू कर देती हैं।
फिर आता है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। इन्होंने नाना साहब को भी नहीं छोड़ा बहादुर शाह जफर के बाद। नाना साहब एक एडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू के। बाजीराव टू एक लास्ट पेशवा थे, यानी कि मराठा रूलर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मना किया, रिफ्यूज़ कर दिया नाना साहब को पेंशन देने के लिए, जो पेंशन ये लोग बाजीराव टू को देते थे। नाना साहब को कानपुर में रहने के लिए फोर्स किया और इनको इनकी फैमिली से अलग कर दिया, जो कि ये सारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इंडियंस को हर्ट हो रही थी। उसके बाद फिर एब्सेंटी सोवराइटी ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स बहुत ही दूर, यानी कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स से ये लोग, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से वो लोग रूल कर रहे थे इंडिया पे, जो कि इंडियंस को बाद में समझ में आता है कि इतनी दूर से लोग हम लोगों पर क्यों रूल कर रहे हैं। मुगल रूलर जब हम लोग पे रूल करते थे, जब वो अर्न करते थे इंडिया की वेल्थ को इंडिया के में ही इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इन्होंने इंडिया की वेल्थ को अर्न किया, लेकिन इसको ड्रेन करके ले गए इंग्लैंड और वहाँ जाके उसको इन्वेस्ट करते थे। एक तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली इल कर रहे थे, इकोनॉमिकली मार दे रहे थे इंडिया को। ये सारी चीज़ें इंडियंस के, मुस्लिम्स और हिंदूज किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। फिर इसके हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या सोशल रिलीजियस कॉजेज़ थे इसके। तो इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम, ब्रिटिशर्स ने सोशल कस्टम्स में भी इंडिया के इंटरफेयर किया, लेकिन इनका मकसद था इंडिया कंट्री की कंडीशन इम्प्रूव करना चाहते थे ये। तो इन्होंने एबॉलिशन किया सती का। सती एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही हॉरिबल प्रथा है, जो कि 1829 में इसका अबॉलिशन हो गया, इसको बंद कर दिया गया। इसमें क्या होता है कि कोई भी हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी जो वाइफ रहती थी उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ही लाया गया। इन्होंने लाया कि कोई भी विधवा दोबारा शादी कर सकती है, जो कि पहले अलाउड नहीं था। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लाया गर्ल्स के लिए। पहले गर्ल्स को घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लाया, जो कि इंडिया के किसी भी इंसान को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत ही कम लोगों थे जो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। फिर इन्होंने अप्रहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशन फैल गया जब ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न इनोवेशंस किया इंडिया में। जैसे लाइक जब रेलवे और टेलीग्राफ लाया, जब टेलीग्राफ पोल सेटअप हुआ, तो इंडियंस को लगा कि टेलीग्राफ पोल इसलिए सेटअप हो रहा है क्योंकि कोई भी इंडियन अगर वो ब्रिटिश के रूल के अगेंस्ट जाएगा तो उसको टेलीग्राफ पोल पे हैंग कर दिया जाएगा। ये नॉनसेंस, मतलब नॉनसेंस यार, लेकिन ठीक है उस टाइम पे ये मिथ थी। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स इंडियंस सोचते हैं कि रेलवे कंपार्टमेंट इसलिए सेटअप हो रहा है ताकि उनके कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पहले के टाइम पे ये होता था कि कास्ट सिस्टम चलता था, कोई भी ऊंची और नीची कास्ट वाले साथ में नहीं बैठ सकता था। ऊंचे कास्ट वाले ऊपर बैठते थे, नीचे कास्ट वाले नीचे बैठते थे, पहले ये माना जाता था। तो रेलवे कंपार्टमेंट में क्या होता है कि सब लोग साथ में बैठते हैं सीट पर। तो इन लोग को लगा, ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को, कि इन लोग ब्रिटिशर्स इसी वजह से ला रहे हैं ये रेलवे कंपार्टमेंट को ताकि हमारे कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। फिर फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेके इंडियंस को डर हुआ। इन लोगों को लगा कि इस्लामिक और हिंदू की स्टडीज़ को ख़राब करने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन लाया जा रहा है। बल्कि कुछ पीपल्स को तो ये भी लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए लाया जा रहा है ताकि वो इनके चिल्ड्रंस को प्रमोट करे, फोर्स करे क्रिश्चियन बनने के लिए। इन लोग वेस्टर्न एजुकेशन को लिटरेचर और साइंस प्रमोट करने के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि उनके चिल्ड्रन को फोर्स करने के लिए ला रहे हैं क्रिश्चियन बनने के लिए। फिर आता है टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस। टैक्स जब लगा रिलीजियस प्लेसेस पे, यानी कि टेम्पल और मॉस्क्यूज पर, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों को लगा कि हमारे रिलीजियस प्लेसेस है और इस पर टैक्स क्यों लग रहा है। फिर आता है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। 1850 में ये लॉ लाया गया जिसमें हिंदू की लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आया। ये भी मोस्टली हिंदूज को पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें हिंदू की लॉ ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हुई थी। इसमें यह रहा कि कोई भी पीपल, अगर हिंदुज़म का कोई भी पीपल वो अपने रिलीजन को चेंज करता है, हिंदू से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है, तो भी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा। पहले ये था कि अब कोई भी हिंदू रिलीजियस का पर्सन किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो उसमें से उसके पापा की जो भी उसके फादर की प्रॉपर्टी थी उसमें से उसको रिसीव नहीं करता था, लेकिन इस लॉ के बाद वो रिसीव कर सकता था। इकोनॉमिकली क्या क्या कारण थे, इकोनॉमिकली किस तरह इंडिया को ख़राब एकदम एक्सप्लॉइट कर दिया गया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, किस तरह इंडिया की वेल्थ को ड्रेन किया गया इंग्लैंड जब बंगाल एनेक्स्ड हो गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गोल्ड देना बंद कर दिया। इंडिया से लोग रॉ मटेरियल परचेज़ करते थे और कहते थे कि तुम्हारे ड्यूटी हम लोग फ्री कर रहे हैं, तुम्हारी जो भी इनलैंड ट्रेड की ड्यूटी है तुम्हारे ट्रेड हम लोग माफ़ कर देंगे। इस वजह से लोग फ्री में ले लेते थे, रॉ मटेरियल परचेज़ करते थे। इंग्लैंड लेकर जाते थे, वहाँ वो लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, इंडिया में ला के सेल कर देते थे पैसे से।
आप समझ रहे हो आप लोग, इंडिया को एकदम इकोनॉमिकली एयर करते रहे, खरीद रहे थे फ्री में, सेल कर रहे थे पैसे पर, ठीक है, प्राइस पर, हाई प्रॉफिट पर भी। डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जब हैवी ड्यूटीज़ लगाई जाती थी पहले इंडियन सिल्क पर और कॉटन टेक्सटाइल पर, जो कि ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पे हैवी ड्यूटीज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि जो हैंडलूम वर्क होता है उसमें वैसे भी प्रॉफिट और प्राइस हाई होती है लोगों की, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है इस वजह से। लेकिन जब इन्होंने हैवी ड्यूटीज़ लगा दिया, प्राइस और ज़्यादा हाई हो गई, लोग अवेलेबल नहीं थे परचेज़ करने वाले, क्योंकि जो भी चीफ्टियंस, ज़मींदार्स और प्रिंसेस थे सब ख़त्म हो गए थे उस टाइम पे, तो कोई भी था नहीं, ट्रेडिशनल पेट्रॉन्स थे नहीं परचेज़ करने के लिए, प्राइसेस हाई हो गई तो कौन ही परचेज़ करेगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ प्रीजेंट्री। फार्मर को क्या क्या किस तरह उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, इकोनॉमिकली कैसे एक्सप्लॉइट किया, फार्मर के प्रोडक्ट्स पे इन्होंने हाई टैक्स लगा दिया। फार्मर्स इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो लोग हाई टैक्स को पे करें, इतना हाई किया गया कि जस्ट लाइक पहले वो मुगल्स के टाइम पर उन लोग जितना पे करते थे फार्मर्स टैक्स को, उससे डबल कर दिया गया ब्रिटिशर्स के टाइम पर। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि फार्मर्स ने अपने लैंड को ही सेल कर दिया, वो अपने लॉस कर देते हैं अपने लैंड को ही। फिर आता है इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो। इंडिगो एक क्रॉप होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है फील्ड पर। जहाँ पर भी इंडिगो का कल्टीवेशन होता है वहाँ पर फील्ड ख़राब हो जाती है पूरी, लेकिन जो उसका यूज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसीलिए इंडिया के फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ ब्रिटिशर्स यहाँ से परचेज़ करते थे, लेते थे इंडिगो और लेके जाते थे इंग्लैंड अपनी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ वो लोग इंडिगो का यूज़ करते थे। डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, इसमें एक इनाम कमीशन इंट्रोड्यूस होता है 1852 में, जिसमें 20,000 स्टेट्स कब्ज़ा हो जाती है ब्रिटिशर्स के थ्रू। इसमें यह था कि कोई भी ज़मींदार उसका टाइटल डीड नहीं होगा, यानी कि उसको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है किसने कब लिया है, ज़मीन किससे लिया है, तो उसकी जो ज़मीन रहेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पे आ जाएगी। और पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि रजिस्ट्रेशंस बनवाया जाए, तो इस वजह से पहले के टाइम पे लोग ऐसा करते थे कि हाँ तुम्हारे अब से ये ज़मीन हाँ तुम्हारी हो गई, ऐसे बोला गया और नॉर्मल लोग ले लेते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया तो 20,000 स्टेट से भी ज़्यादा लोगों की ज़मीन चली गई, क्योंकि किसी के पास टाइटल डीड्स नहीं थे। फिर मिलिट्री क्या क्या कॉजेज़ थे हम लोग ये देखेंगे। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ये फैक्ट है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे पहले के टाइम पे वो ब्रिटिशर्स के जो भी ट्रूप्स थे उससे ज़्यादा एफिशिएंट थे, यानी कि उनसे ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी इंडियन सोल्जर्स को बैडली हाउस किया जाता था, एकदम ख़राब से घर दिया जाता था, पुअरली पेड, कम पेमेंट की जाती थी, उनको बहुत ही इल फेड किया जाता था, दैट्स मीन कि ख़राब खाना भी दिया जाता था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये पहले के टाइम के, बल्कि अभी भी शायद कि ब्राह्मण्स में ये टैबू होता है सी को क्रॉस करना, तो जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने ब्राह्मण्स को यानी कि सारे ही इंडियन सोल्जर्स को फोर्स किया कि हाँ आप लोग सी को क्रॉस करके दूसरे साइड जाएंगे और वहाँ पे ड्यूटी करेंगे, एक तरीके से ब्राह्मण्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए उनकी फीलिंग्स, उनकी सेंटिमेंट्स को, जो कि ब्राह्मण्स को पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी सारे कारण बनते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इवन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी, इंडियन की जो नंबर्स थे आर्मी के वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स, ऐसे है कि 40,000 में एक ब्रिटिश आर्मी को आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया था और एलेग्ड रूल लाया था, और जिन्होंने अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफ़र के सक्सेसर्स अब परमिट नहीं किए जाएंगे फोर्ट यूज़ करने के लिए, उन्होंने ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स से कहा कि ब्रिटिशर्स की आर्मी को बढ़ाया जाए इंडियन सोल्जर्स में। ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रपोर्शन, यानी कि इंडियन सोल्जर्स की जो रैंक थी आर्मी में वो सारी बहुत ही छोटी रैंक्स थी, सूबेदार से ज़्यादा किसी को भी रैंक दी ही नहीं जाती थी। सूबेदार एक रैंक होती है सोल्जर की जो कि सबसे बहुत ही छोटी रैंक मानी जाती है, उससे ऊपर इंडियन सोल्जर्स की रैंक पहुंचती ही नहीं थी पोजीशन, सारी हायर पोजीशन ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। लोअर सैलरीज, दैट्स मीन कि इंडियन सोल्जर्स को बहुत ही कम पेमेंट की जाती थी, बहुत ही कम सैलरीज दी जाती थी, जो कि सफिशिएंट नहीं रहती थी इंडियन सोल्जर्स के लिए कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और उसी साइड दूसरी साइड ब्रिटिश सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा हाई पेमेंट के लोग करते थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स की पेमेंट से ज़्यादा।
कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, हम लोग ये देखेंगे कि एंड ऑफ द कंपनी रूल, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में अवेलेबल थी उसका एंड हो जाता है और वो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में यानी कि सेटअप हो जाती है 1858 में। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन विक्टोरिया के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं यानी कि वो भी अबॉलिश हो जाते हैं, उनकी कोई पोजीशन नहीं रह जाती है। और लॉर्ड कैनिंग जैसे कि मैंने कहा था वो अपॉइंट होते हैं एज अ वाइस रॉय। ठीक है, फिर क्वीन विक्टोरियाज़ के प्रोक्लेमेशन क्या क्या रहते हैं लोग ये देखेंगे। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेम करती हैं कि वो लोग अब हमारे रिलीजियस और सोशल मैटर में इंटरप्ट नहीं करेंगी, जो कि ये झूठ बोलती हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, झूठ बोला इन्होंने कहा कि पब्लिक की यूटिलिटी को जो भी इंडिया में है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, उसके प्रमोट करने के लिए वर्क करेंगे, एक और झूठ इन्होंने बोला कि इंडियंस और यूरोपियंस के सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, एक और झूठ इन्होंने बोला कि हम लोग परडॉन यानी कि ब्रिटिशर्स जो रहेंगे वो लोग परडॉन कर देंगे, छोड़ देंगे जो भी इंडियंस ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ये इन्होंने किया भी लेकिन सबको नहीं छोड़ा था। एंड ऑफ मुगल एंड पेशवाज, मुगल उन्होंने यानी कि बहादुर शाह सफ़र जो टू थे, बहादुर शाह टू थे जो, उनको यागों में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन उनकी जो डायनेस्टी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। नाना साहब जो लास्ट पेशवा थे उन्होंने भी अपराइजिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। दैट्स मीन कि वॉर जो इंडिपेंडेंस की हुई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इनकी भी ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और जो एनेक्सेशन का जो भी सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिशर्स के फेवर में आ गए और ब्रिटिशर्स के लिए वो लोग हेल्प करने लगे, उनके लिए वर्क करने लगे, मदद करने लगे। क्वीन विक्टोरिया को अनाउंस कर दिया गया, टाइटल दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया का 1876 में। ऑलराइट, 1876 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल से ग्रांट किया गया। रिलीजियस चेंजेस भी आए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि जो भी रिलीजियस थे, कस्टमर और ट्रेडिशनल अफेयर्स थे इंडियंस के, वो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम लोग अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी झूठ था। चेंजेस इन द आर्मी भी हुआ कि जो भी आर्मी में इंडियंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, बल्कि उसमें जैसा कि उन्होंने बोला था लॉर्ड डलहौजी ने कि यूरोपियन ट्रूप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाएगी, तो वैसा ही हुआ। यूरोपियन ट्रूप्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, 1:2 था, 2:5 कर दिया गया। ठीक है, यूरोपियन ट्रूप्स को की पोजीशन पे रखा गया। मिलिट्री की पोजीशन जो अच्छी पोजीशंस थी वो सारी यूरोपियन ट्रूप्स की थी, ब्रिटिश ट्रूप्स की थी। इंडियन ट्रूप्स की पोजीशन एकदम नीचे दी जाती थी, एकदम बहुत ही लोअर पोजीशन दी जाती थी उनको। ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पे आर्मी में भी। और आर्मी को मना कर दिया गया, इंडियन आर्मी को न्यूज़पेपर और जर्नल और नेशनलिस्ट को देने से। उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर वगैरह इंडियन आर्मी को नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म जाग उठेगा। ऑलराइट, फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि इंडिया को एक कॉलोनियल इकोनॉमिक में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो इकोनॉमी जहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल को लेके जाते थे और फिनिश गुड्स को ला के यहाँ पे सेल करते थे, जो भी इनका मन करता था वो लोग यहाँ से ले सकते थे। कॉलोनियल इकोनॉमी कन्वर्ट हो गई इंडिया एक हमारी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरीज, ये सारी सैलरीज इंडियन की वेल्थ और उनकी सैलरी से दिया जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज ड्रेन था ये जो कि जा रहा था इंडिया की वेल्थ से, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो भी थे वहाँ पे इंडियन काउंसिल और सिविल सर्वेंट सबको दिया जाता था यहाँ की वेल्थ से। ऑलराइट, यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट भी निकल के आता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो जाता है, क्योंकि 1857 में जो भी स्ट्रगल करे गए रानी लक्ष्मीबाई के थ्रू, नाना साहब के थ्रू और मुगल पांडे के थ्रू, वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन बनते हैं आगे फ्यूचर में फ्रीडम फाइटर्स के लिए। और फ्यूचर में जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी कुछ ना कुछ करते हैं और वो लोग भी लड़ाइयाँ करते हैं, इसी तरह वो लोग भी बाइकॉट और बहुत सारे मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी करते हैं। इंस्पायर किससे हुए थे? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और मुगल पांडे, ये सब से। तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट ने कहीं ज़्यादा वर्क किया अपने में ही, कहीं ज़्यादा इंडियंस के अंदर इंस्पिरेशन जगाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ये आ सकता है, इसकी चांसेस है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने की। सो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में मैंने पढ़ाने का ट्राई किया, समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही लिमिटेड टाइम में इसको ख़त्म करने का चैप्टर को सोचा था, वो मैंने किया भी। चैप्टर आप लोग को कौन से चाहिए?
और कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आते, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, सो प्लीज़ कमेंट मी। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे दे दी जाएगी, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं किसी भी तरह आप लोगों को पढ़ा सकूँ, उस टॉपिक को भी आप लोगों को मैं समझा सकूँ। मैं कुछ भी करके ट्राई करूँगी कि सबको ही समझा सकूँ, सबके ही रिप्लाई दे सकूँ। सो ओके, आप लोगों को भी एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे। ओके, बाय, सी यू लेटर।